नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मानव संसाधन। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं अपन, यानी वे सभी चीज़ें जो प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिन्होंने मानव के लिए अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है या जो मानव के उपयोगी होती हैं, मानव के काम में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपन संसाधन कहते हैं। लेकिन मानव संसाधन यानी मानव के साथ में संसाधन शब्द है वो जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि मानव स्वयं जो है वो एक संसाधन के रूप में होता है। और जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों में सर्वोपरि संसाधन है वो मानव को माना जाता है, क्योंकि कोई भी संसाधन है या नहीं है इसकी गारंटी कौन देता है? स्वयं मानव। यानी कौन सी जो प्राकृतिक चीज़ है वो मानव के लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं है। तो संसाधन है या नहीं इसकी गारंटी कौन देता है? स्वयं मानव देता है। इसलिए मानव को जो है वो सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। कोई भी, जैसे मान लो देश है, कोई भी राष्ट्र है, तो उसका जो वास्तविक धन होता है, वास्तविक जो संपत्ति या संपदा होती है वो होती है वहाँ की जनसंख्या, यानी वहाँ रहने वाला मानव। क्योंकि उस देश का जो विकास होगा वो विकास किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ लोग किस प्रकार के हैं, लोग कितनी मात्रा में मौजूद हैं। जितने संसाधन वहाँ पे उपलब्ध हैं, यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों को काम में लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे मानव होना ज़रूरी है। तो वास्तविक धन या वास्तविक संपदा जो है वो किसको माना गया है? वहाँ पर निवास करने वाले लोगों को, वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या को। जैसे अपन छोटा सा उदाहरण लें कि कोई भी संसाधन जो है, यानी मानव को सर्वोपरि संसाधन क्यों माना गया है कि जैसे मान लो कोयला है, तो कोयला जो है वो एक चट्टान के रूप में होता है। तो जब कोयला आंतरिक भाग में भूमिगत रूप में था और उसकी उपयोगिता जो है वो मानव ने सिद्ध की। जब तक उसकी उपयोगिता का पता नहीं था तब तक कोयला क्या था? मात्र एक चट्टान था। और उसके बाद में जैसे ही मानव ने जो है वो जो कोयला है उसको मानव ने देखा कि भाई ये उपयोगी है, इसको किस प्रकार से काम में लिया जा सकता है, तो उसकी उपयोगिता जो है उसकी पहचान किसने की? स्वयं मानव ने। और जैसे ही उसको उपयोग में लेना शुरू कर दिया तो वो क्या बन गया? चट्टान से एक संसाधन बन गया। तो सभी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनको संसाधन बनाया किसने है? उनको संसाधन बनाया है स्वयं मानव ने। इसलिए मानव को सबसे बड़ा संसाधन या सर्वोपरि संसाधन है वो मानव को माना जाता है। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या, उसको अपन मानव जनसंख्या कहते हैं। यानी जनसंख्या या मानव जनसंख्या किसे कहते हैं? कोई भी क्षेत्र है वो इकाई के रूप में कुछ भी हो सकता है, जिला हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो जैसे राज्य हो सकता है, या देश हो सकता है, या फिर कोई महाद्वीप हो सकता है। तो निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को मानव जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या का जो अध्ययन अपन करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ बिंदु हैं, उनके आधार पर जनसंख्या का अध्ययन है वो किया जाता है। तो जनसंख्या अध्ययन जो है उसके प्रमुख जो घटक हैं अध्ययन के वो तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के जो घटक हैं उनके आधार पे किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन है वो किया जाता है। अब क्षेत्र वो इकाई है वो किसी भी रूप में हो सकती है। इसमें पहला है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या आकार, वितरण और घनत्व। ठीक है। दूसरा इसमें जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। और तीसरा है जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। इसमें देखिए जनसंख्या आकार, वितरण और घनत्व। जनसंख्या आकार का मतलब हो गया कि जनसंख्या कितनी है वहाँ पे, किस रूप में है। जैसे मान लो अपन भारत की बात करें तो जनसंख्या आकार में अपन कहें कि भारत की जनसंख्या का आकार बड़ा है, चीन की जनसंख्या का आकार बड़ा है, कनाडा की जनसंख्या का आकार छोटा है। ठीक है। तो आकार का मतलब हो गया कि वहाँ पे जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो किस प्रकार का है। इसी प्रकार से जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण से मतलब ये है कि कौन से भाग में
कितनी जनसंख्या निवास करती है, यानी कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। जैसे अपन कहें कि यह अधिक जनसंख्या वाला भाग है, सघन बसा हुआ क्षेत्र है, या फिर अपन कहें कि भाई यहाँ पे न्यून मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। अब उसमें ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, या यहाँ पे मध्यम प्रकार के, तो उसको अपन कहेंगे वितरण। लेकिन इसमें संख्यात्मक रूप में रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं कर रहे हैं अपन बता रहे हैं यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन उसी चीज़ को भी ज़्यादा कितनी है उसको डेटा के रूप में अगर अपन बता रहे हैं तो वो फिर हो जाएगा घनत्व। और घनत्व को इकाई के रूप में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, इकाई जो मानी जाती है प्रति वर्ग किलोमीटर, इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो वितरण को संख्यात्मक रूप में या मात्रात्मक रूप में जब बताते हैं तो क्या बन जाता है, घनत्व बन जाता है। भाई यहाँ ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है, या इतनी कम है तो इतनी कम है। जैसे मान लो अपन ने कहा कि भाई 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं जैसलमेर में, तो अपन जैसलमेर में वितरण बताएंगे तो भाई जैसलमेर में न्यून जनसंख्या निवास करती है। लेकिन उसी चीज़ को, उस वितरण को संख्यात्मक रूप में अपन बता रहे हैं तो अपन बताएंगे कि भाई जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो वितरण का संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप में जब प्रेजेंटेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का सीधा सा अर्थ है कि जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन। किसी भी निश्चित अवधि में, अवधि कुछ भी हो सकती है, उस अवधि में जनसंख्या के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तीसरा है जनसंख्या के गुण और विशेषताएं। जनसंख्या के गुण या उसकी कोई भी जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या है तो उसकी विशेषताएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं। जैसे वहाँ पे कौन से आयु वर्ग में जनसंख्या का जो अनुपात है वो कितना है, बच्चे कितने हैं, वयस्क कितने हैं, प्रौढ़ कितने हैं और वृद्ध कितने हैं। तो इस प्रकार से आयु वर्ग के अनुसार जो जनसंख्या है तो उसकी विशेषता हो जाएगी। लिंगानुपात यानी स्त्री पुरुष अनुपात कितना है। इसके अलावा ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अनुपात है वो कितना है। साक्षरता जो है वो कितनी है, वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग जो हैं वो निरक्षर हैं। व्यावसायिक जो संरचना है वो जनसंख्या की कैसी है, भाई कितने लोग जो हैं वो कार्यशील जनसंख्या के रूप में, कितने लोग हैं वो आश्रित जनसंख्या के रूप में। तो वो ये सारी चीज़ें वो जनसंख्या के गुण या विशेषताएं हो जाती हैं। अब इसमें अपन पहला देखते हैं जनसंख्या आकार एवं वितरण। आकार व वितरण। आकार और वितरण की दृष्टि से अगर अपन देखें तो भारत का, जैसे मान लो जनसंख्या का जो आकार है उसको अपन बताना चाहें तो भारत जनसंख्या आकार क्या है, बड़ा है, क्योंकि भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है वो निवास करता है, इसलिए भारत की जनसंख्या का आकार कैसा हो गया, बड़ा। और उस आकार की दृष्टि से अगर अपन देखें तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा। प्रथम स्थान है चीन का, तो दूसरा स्थान भारत का और पहला स्थान जो है वो है चीन का। तो बड़ा आकार यानी यहाँ जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या जो है वो यहाँ पे निवास करती है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन देखें अभी पहला स्थान चीन का है, दूसरा जो है वो भारत का आ गया, तीसरा यूएसए का आ गया, इसके बाद में इंडोनेशिया है, आपके ब्राज़ील है। ठीक है, तो ये अधिकतम जनसंख्या वाले 5 देश हैं। जैसे चीन आ गया, उसके बाद में भारत आ गया, अमेरिका आ गया, इंडोनेशिया आ गया और ब्राज़ील आ गया। ठीक है, 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर अपन देखें, देखिए जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं जनगणना विभाग के द्वारा और उनको पब्लिश भी जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या के आंकड़ों का एकत्रीकरण और उनका प्रकाशन वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है वो बनाया गया है जो इसके लिए कार्य करता है। और जनसंख्या या जनगणना जो है वो प्रति 10 वर्ष के अंतराल से की जाती है। तो 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध हैं। अब आगे जो जनगणना होगी वो कब होगी, 2021 में। और इससे पहले जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 2001
2001 में। तो वर्तमान में अपने पास में जो आंकड़े हैं वो 2001 से लेके 11 तक के आंकड़े, ठीक है, ये वास्तविक आंकड़े होते हैं। ये जो आंकड़े हैं वो वर्तमान में अपने सामने हैं। इसके बाद में जनगणना होगी 21 में, 21 के आंकड़े जो आएंगे तो वो जो दशक हो जाएगा वो हो जाएगा 11 से 21 का दशक। तो प्रति 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना विभाग के द्वारा जो है वो जनगणना कराई जाती है। और प्रथम जो जनगणना है व्यवस्थित रूप से वो 1881 में शुरू हुई थी। 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो जनगणना है वो 1881 से शुरू हुई थी। और उसके बाद में लगातार 10 वर्षों के अंतराल से जो है वो जनगणना हो रही है। भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें कि जनसंख्या का जो आकार है तो वो है 1,21,91,422, ठीक है। क्योंकि जनगणना में अपने को जो है, जनगणना में क्या होता है, जनसंख्या में डेटाबेस जो वर्क है वो होता है। तो जनसंख्या के आंकड़े जो हैं वो अपने को रटने हैं। सीधी सी बात यह है कि जनसंख्या के आंकड़ों को अपने को रटना है, क्योंकि ये जो आंकड़े जो हैं वो 10 साल अपने को काम में आएंगे इसमें, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। दशकीय जनसंख्या होती है, आंकड़े चेंज नहीं होती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 1,21,01,93,422 व्यक्ति है 2011 के अनुसार। और ये जो जनसंख्या है समस्त विश्व का 17.3% भाग है। टोटल जो विश्व की जनसंख्या है उसकी 17.3% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पे भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, दूसरा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक चीज़ होती है अनुकूलतम जनसंख्या की, जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके अनुपात में जनसंख्या है या नहीं। तो अपन देखें कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल की अपन बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और संपूर्ण विश्व का 2.4% भाग है, ठीक है। तो यहाँ देखने योग्य चीज़ ये है कि समस्त विश्व के 2.4% भाग पे जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, पूरे विश्व की 17.3%। इसका मतलब यहाँ जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल पे जनसंख्या का दबाव काफ़ी ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब भारत जो है वो एक सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में, या दूसरे शब्दों में कहें, सामान्य शब्दों में धरातल के अनुपात में यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि क्षेत्रफल कितना है 2.4% पूरे विश्व का, जबकि जनसंख्या कितनी निवास कर रही है यहाँ पे, पूरे विश्व की 17.3% जो जनसंख्या है वो निवास कर रही है। और इसके आधार पे जो है, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का जो स्थान है वो है 7वां स्थान है भारत का। इससे बड़े, जैसे मान लो भारत से बड़े जो देश हैं उनकी अपन बात करें तो सबसे बड़ा आपके रूस आ गया, उसके बाद में कनाडा, चीन, यूएसए और ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के आधार पे ये जो देश हैं वो भारत से बड़े हैं और 7वां स्थान जो है वो आता है भारत का। अब अपन भारत की जो आंतरिक जनसंख्या है उसकी बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 19.95 करोड़। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में 19.95 करोड़, जो समस्त भारत की जनसंख्या का 16.49% भाग है। लगभग 16.5% जनसंख्या है वो कहाँ पे पाई जाती है, अकेले उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा हो गया,
उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या है वो पाई जाती है सिक्किम में। भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में पाई जाती है, 6.07 लाख। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ 19.95 करोड़ लोग निवास करते हैं। और भारत की टोटल जो जनसंख्या है उसका कितना भाग है, 16.49%। इसके अलावा सिक्किम में जो जनसंख्या है वो सबसे कम पाई जाती है, 6.07 लाख। और समस्त भारत की जनसंख्या का 0.05% भाग है, यानी 0.05% भाग जो है वो सिक्किम में निवास करता है। और अगर मान लो आंकड़ों में अपन देखें, जो केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल करते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या है वो है फिर लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 64,429 व्यक्ति, लक्षद्वीप टोटल जो लक्षद्वीप है उसमें 64,429 व्यक्ति हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। अब अपन बात करें राजस्थान की। राजस्थान में अगर अपन देखें तो जनसंख्या जो है, एरिया यहाँ पे ज़्यादा है और जनसंख्या भारत के बनिस्पत यहाँ पे जनसंख्या है वो कम है। तो राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में प्रथम स्थान है वो राजस्थान का आता है। अगर अपन बात करें 2011 की जनसंख्या का, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 व्यक्ति। टोटल जो जनसंख्या है राजस्थान की 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो वो है 6,86,21,012 व्यक्ति टोटल जनसंख्या है यहाँ पे। और इस आधार पे जो है टोटल जनसंख्या के आधार पे राजस्थान का जो स्थान है वो है 8वां स्थान। जनसंख्या के यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान। और टोटल भारत की 5.67% जो जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, और एरिया अगर अपन देखें राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का एरिया जो है, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और टोटल भारत का 10.41% भाग। यहाँ देखिए आप, विश्व के संदर्भ में अगर भारत की जनसंख्या देखें तो भारत में क्षेत्रफल कितना है, कितना कवर कर रहा है भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, 2.4%। जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, 17.3% टोटल विश्व की। ठीक है, यहाँ अगर अपन देखें भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति अगर अपन देखें तो राजस्थान में टोटल एरिया कितना है भारत का, 10.41%। ठीक है, जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, 5.67%। इसका मतलब राजस्थान में एरिया जो है वो ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति, एरिया 2.4% मात्र, जनसंख्या 17.3% विश्व की। भारत के संदर्भ में यहाँ देखें तो भारत का कुल एरिया 10.41% और उसमें जनसंख्या भारत की कितनी निवास कर रही है, 5.67%। तो राजस्थान को जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जनसंख्या के हिसाब से ये आकार जो है इसका वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब अपन बात करें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है राजस्थान में तो वो है जयपुर ज़िले की, क्योंकि जयपुर जो है वो सबसे ज़्यादा सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जयपुर ज़िले की और यहाँ की जनसंख्या है 66.63 लाख। सबसे ज़्यादा जयपुर ज़िले में 66.63 लाख व्यक्ति हैं वो निवास करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या वो है जैसलमेर की, यहाँ पे है 6.72 लाख। ठीक है, वैसे राजस्थान में अपन बात करें
तो जो जैसलमेर है वो सबसे बड़ा ज़िला है, राजस्थान में जैसलमेर सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, यानी 6.72 लाख व्यक्ति केवल यहाँ पे जो है वो निवास करते हैं। तो इस आधार पे देखें आंकड़ों की दृष्टि से, तो एक बार ब्रीफ में अपन देखें संक्षेप में, तो आकार वितरण में दूसरा स्थान है आकार की दृष्टि से, पहला स्थान चीन का है। 2011 के जनसंख्या में अपन पढ़ेंगे तो दशकीय जो आंकड़े हैं वो पढ़े जाते हैं। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े वर्तमान में चल रहे हैं, तो 1,21,93,422 यानी 1.21 या 121 करोड़, 1.21 अरब या 121 करोड़ जनसंख्या है वो पूरे भारत की है, और 17.3% भाग है, दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि यानी दोनों को अगर अनुपातिक रूप में देखें अपन कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में कैसा अनुपात है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है, और पूरे विश्व का 2.4% भाग है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां स्थान आता है। इससे बड़े जो देश हैं उनकी अगर अपन बात करें तो रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हैं 6 देश हैं वो आकार में भारत से बड़े हैं, और जनसंख्या में केवल एक जो देश है वो बड़ा है, चीन है। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के बीच का अनुपात अगर अपन देखें तो यहाँ पे अनुपात है वो असमान है, यानी पूरे विश्व के मात्र 2.4% भाग पे पूरे विश्व की 17.3% जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, और भारत के संदर्भ में भी अगर अपन देखें तो भारत के संदर्भ में भारत की जो आधी जनसंख्या है वो मात्र 5 राज्यों में है, और वो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गए आपके उत्तर प्रदेश, वो 5 राज्य है, इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश, यानी आधी जनसंख्या, भारत की आधी जनसंख्या इन 5 राज्यों में निवास करती है। तो कहने का मतलब भारत में भी जो जनसंख्या है उसका वितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ये टोटल जो राज्य हैं उनमें 5 राज्यों में आधी से ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है और बाकी में आधी जनसंख्या है। ठीक है, तो इस आधार पे देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा 16.16% जो जनसंख्या है वो यहाँ पे निवास करती है। सिक्किम सबसे कम 0.05% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करें तो मात्र 64,429 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। राजस्थान में अपन आए, भारत के संदर्भ में राजस्थान की बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 6,86,00,000 यानी 6.86 करोड़ जो है वो राजस्थान की जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का 8वां स्थान है, और टोटल जनसंख्या का जो भाग है भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है तो वो है 5.67% जनसंख्या है वो यहाँ पे रहती है। और जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपातिक संबंध अगर अपन देखें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो समस्त भारत का 10.41% भाग है, वहाँ पे मात्र 5.67% जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या है कम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से 8वां नंबर आता है। ठीक है, राजस्थान में अगर अपन देखें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा सघन बसावट वाला क्षेत्र है, जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 66.63 लाख, और जैसलमेर में सबसे कम है 6.72 लाख जनसंख्या है वो निवास करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि का सामान्य जो अर्थ है वो अगर अपन देखें तो किसी निश्चित अवधि में या निश्चित समय अंतराल में किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास कर रही है उसके स्वरूप में परिवर्तन, निश्चित अवधि में जनसंख्या के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन, उसी को अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि
कहते हैं। अब वो जो परिवर्तन है वो किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपन देखें, एक क्षेत्र है और वहाँ पे जनसंख्या जो है वो है 1000 व्यक्ति, और एक साल बाद में जनसंख्या हो जाती है 1100 व्यक्ति। तो एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 100 प्लस हो गई, ठीक है। और यही जो क्षेत्र है, मान लो ये क्षेत्र है या कोई दूसरा क्षेत्र है, बी क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या है 1000 व्यक्ति, एक साल बाद में जनसंख्या हो गई 850 व्यक्ति। तो यहाँ पे जनसंख्या माइनस में 150 कम हो गई, जनसंख्या जो है उसमें कमी हो रही है यहाँ तो, और यहाँ पे जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में इसको अपन क्या कहेंगे? नहीं, ये जो है वो भी क्या है? जनसंख्या वृद्धि है, और ये है वो भी जनसंख्या वृद्धि है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या है कि किसी भी क्षेत्र में निश्चित अवधि में, अवधि कितनी भी हो सकती है, वो 1 दिन हो सकती है, 10 दिन हो सकती है, या महीने हो सकती है, साल हो सकती है, 10 साल, 100 साल हो सकती है, कुछ भी अवधि जो है वो कितनी भी हो सकती है। तो उस निश्चित अवधि में जनसंख्या के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या का स्वरूप ये था और 1000 से 11 हो गई तो परिवर्तन हुआ है, ठीक है। जनसंख्या स्वरूप ये था और 850 हो गया, परिवर्तन हुआ है। तो जनसंख्या के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन, उसी को अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब इसमें आगे अपन भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन ये जो स्वरूप में परिवर्तन है वो किस रूप में है? धनात्मक रूप में है, ठीक है, या सकारात्मक रूप में है, ठीक है। तो ये जो वृद्धि है वो क्या हो गई? धनात्मक वृद्धि हो गई। और ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किस रूप में है? कमी के रूप में। तो ये जो परिवर्तन होगा वो किस रूप में है? ऋणात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में है, ठीक है। तो सामान्य सा अर्थ है कि जनसंख्या के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन किसी भी निश्चित अवधि में, उसको अपन कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का कतई मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी ही हो, ठीक है। जनसंख्या में कमी भी होती है तो भी उसको जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का सीधा सा मतलब क्या है? जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन। वो परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है, वो परिवर्तन बढ़ने के रूप में भी हो सकता है, वो परिवर्तन कमी के रूप में भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है उसको अभिव्यक्त जो है वो कैसे करते हैं, या किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को बताया जाता है। तो एक तो होती है जनसंख्या की सापेक्ष वृद्धि। सापेक्ष वृद्धि का मतलब कि जैसे मान लो कोई भी वर्ष ले लेते हैं, उसके संदर्भ में जनसंख्या में कितनी वृद्धि है वो हो रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो अपन देखें तो भारत में जनसंख्या वृद्धि, तो उसको अपन किस रूप में देखते हैं? डिकेडल रूप में, दशकीय वृद्धि जो है वो देखी जाती है। क्योंकि जनगणना कितने साल से हो रही है? 10 साल से। तो वास्तविक आंकड़ों का जो कलेक्शन है, वास्तविक आंकड़े जो हैं वो जुटाए जाते हैं 10 साल बाद में। तो जैसे वर्तमान में जो जनसंख्या वृद्धि है, तो 2001 में जो जनसंख्या थी और 2011 में जनसंख्या, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, वो जो वृद्धि है वो क्या है? दशकीय वृद्धि हो गई। और उस दशकीय वृद्धि को जो है निरपेक्ष रूप में आंकड़ों के रूप में बता सकते हैं, भाई इतने लोगों की वृद्धि हुई। या फिर जनसंख्या को बताने का सीधा सा एक तरीका है प्रतिशत रूप में। और जनसंख्या के आंकड़ों का जो प्रकाशन है वो हमेशा किस रूप में किया जाता है? प्रतिशत रूप में, यानी 100 के संदर्भ में, ठीक है। प्रतिशत का मतलब हो गया 100 के संदर्भ में। तो जनसंख्या के आंकड़े हमेशा किस रूप में बताए जाते हैं? प्रतिशत रूप में। अब देखिए इसमें जैसे मान लो ये जो जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन है, दशकीय परिवर्तन है। 2001 में वास्तविक आंकड़े जुटाए गए थे, 2011 में आंकड़े जुटाए गए, उनके परिवर्तन जो हुआ उसको प्रतिशत रूप में अपन ने प्राप्त कर लिया। तो ये जो वृद्धि है वो क्या हो गई? दशकीय वृद्धि। एक वृद्धि होती है आपके वार्षिक वृद्धि, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि। तो इसमें देखिए हर वर्ष तो जनगणना होती नहीं है, तो इसका मतलब जो वार्षिक वृद्धि होती है वो वार्षिक वृद्धि क्या है? वार्षिक वृद्धि हमेशा अनुमानित होगी, यानी पिछले 10 सालों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसके आधार पे एक वर्ष में जो वृद्धि है वो ज्ञात कर ली जाती है। तो वो क्या हो गई? वार्षिक वृद्धि। तो वार्षिक वृद्धि हमेशा अनुमानित
होगी। इसके अलावा दशकीय जो वृद्धि है वो वास्तविक होती है, ठीक है, यानी वास्तविक आंकड़ों के ऊपर आधारित होगी। जनसंख्या वृद्धि अपन देखें तो उसमें 3 प्रमुख घटक जो हैं वो काम करते हैं। ये जो घटक हैं उसमें कौन कौन से घटक हैं? एक तो हो गया जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। इन 3 चीज़ों के आधार पे जनसंख्या वृद्धि का जो आकलन है वो किया जाता है, ठीक है। यानी जन्म दर, जन्म लेने वाले बच्चे, मृत्यु दर, मरने वाले, और प्रवास, प्रवास का जो प्रभाव है वो इसमें और जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो प्रवास का मतलब हो गया कि जैसे जन्म दर, तो अगर मान लो दूसरे क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं तो उस प्रवास को तो किस में जोड़ दिया जाता है? जन्म की बढ़ोतरी के रूप में प्लस होंगे वो, तो उसको जन्म दर में जोड़ देंगे। और अगर मान लो यहाँ से अन्यत्र लोग जा रहे हैं तो उसको किस में जोड़ देंगे? उसको मृत्यु में, क्योंकि वो कमी के रूप में है, तो मृत्यु हमेशा कमी के रूप में होगी और जन्म दर जो है वो जो आपके बढ़ोतरी के रूप में होगा, ठीक है। अगर मान लो अपन देखें कि वास्तविक जो वृद्धि है जिसको अपन कहें निरपेक्ष वृद्धि, जिसको अपन कहते हैं, निरपेक्ष वृद्धि का मतलब हो गया कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, ठीक है, वो तो हो गया प्राकृतिक वृद्धि हो गई, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। तो जैसे मान लो जन्म दर जो है वो 100 है, जन्म लेने वाले जैसे मान लो लोगों की संख्या है, बच्चों की संख्या तो हो गई 100 और मरने वाले हैं जैसे मान लो 60, ठीक है। तो वृद्धि कितनी हो गई? 40 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे 40 जो है वो उसमें जुड़ गए, तो ये वृद्धि 40 की हो गई। लेकिन ये तो हो गई प्राकृतिक वृद्धि, इसमें प्रवास का प्रभाव और जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो 10 व्यक्ति जो हैं वो और आ गए, 10 व्यक्ति दूसरे क्षेत्रों से आके यहाँ पे बस गए, तो ये कितने हो गए? प्लस 10 50, और 3 व्यक्ति हैं वो यहाँ से बाहर चले गए, तो इसमें -3 कर दो, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 47। तो ये जो है वो हो गई आपके निरपेक्ष, और उसको फिर प्रतिशत मात्रा में, क्योंकि जनसंख्या के जो वृद्धि के आंकड़े हैं वो हमेशा प्रतिशत मात्रा में प्रदर्शित किए जाते हैं। अब अपन भारत के संदर्भ में देखें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप की अगर अपन बात करें तो एक समय जो है वो ऐसा रहा जिसको अपन जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत विभाजन काल के रूप में भी जानते हैं, और वो जो विभाजन काल है वो था 1921 का दशक, 1911 से लेके 21 का दशक है, उसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी। बाकी किसी भी दशक में अगर अपन देखें तो जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अपन जैसे मान लो आंकड़ों का अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता के बाद का, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली जो जनगणना है वो कब हुई? 1947 में स्वतंत्र हुआ। पहली जो जनगणना है वो की गई 1951 में। तो 1951 की जनगणना के आधार पे कुल जो है 1951 में 361 मिलियन जनसंख्या जो है वो भारत में थी, और वर्तमान में जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो कौन से हैं? 2011 के। तो वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 1210 मिलियन, यानी 1951 में जो जनसंख्या 361 मिलियन थी वो वर्तमान में 2011 में बढ़ के कितनी हो गई है? 1210 मिलियन। तो इस प्रकार से जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या में लगातार जो है वो वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि का अगर मान लो अपन आकलन करें भारत में, तो 1951 से लेके 1981 तक ये जो समय है वो सर्वाधिक वृद्धि का समय अब तक की। जैसे मान लो 1881 में जनगणना शुरू हुई थी, वहाँ से लेके और वर्तमान तक 2011 तक जनसंख्या वृद्धि का अपन जो है विश्लेषण करें तो पाते हैं 1951 से लेके 1981 तक का जो समय है वो सर्वाधिक वृद्धि का समय
रहा है। 1981 तक तेज़ी से बढ़ी, उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि जो है उसमें कमी आ गई। यानी जनसंख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या जो है वो 1981 के बाद में भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है, बढ़ने की जो दर है, वो दर जो है वो लगातार अब कम हो रही है। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखी गई है। तो 1951 से 81 तक का समय ऐसा समय है जब भारत की जनसंख्या काफ़ी स्पीड से, काफ़ी तेज़ गति से बढ़ी है। और 1981 के बाद में वर्तमान तक, यानी 2011 के आंकड़े हैं अपने पास में, तो 2011 तक जनसंख्या है वो धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। जनसंख्या में कमी नहीं आ रही है, जनसंख्या वृद्धि दर में, ये ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि दर यानी बढ़ने की जो दर थी, बढ़ने की जो स्पीड थी, वो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन स्पीड या दर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में भी यही जो है आंकड़ा सामने आएगा अपने सामने। 1951 से लेके 81 तक का जो समय है, उस समय काफ़ी स्पीड से जनसंख्या बढ़ी है और 81 के बाद में जनसंख्या जो है वो कम हुई है। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो 1981 में जो दशकीय वृद्धि है वो 32.97% थी। राजस्थान में दशकीय वृद्धि 32.97% थी और वर्तमान में, यानी वर्तमान 2011 के आंकड़े हैं, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 21.44%। ठीक है, तो 81 तक तो बढ़ रही थी, तो बढ़ने की दर कितनी थी? 32.97। ये उच्चतम दर है, ये जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर है राजस्थान के संदर्भ में। और उसके बाद में स्पीड कम हो गई है, यानी 21.44%। लेकिन ये वृद्धि दर है वो भी भारत के संदर्भ में देखें तो ये वृद्धि दर भी राजस्थान की ज़्यादा है। तो भारत की दशकीय वृद्धि 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 17.64%। ठीक है, भारत की जो वृद्धि दर है वो 17.64 और राजस्थान की कितनी है? 21.44। तो इस आधार पे अगर अपन देखें तो जो अपना राष्ट्रीय औसत है जनसंख्या वृद्धि का, उससे अभी भी ज़्यादा है। अपने को, राजस्थान को जनसंख्या की वृद्धि दर कम करने की आवश्यकता है राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने के लिए। राजस्थान में अगर अपन देखें तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो है बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है बाड़मेर में 32.55%। यानी जो वृद्धि दर उस समय थी 81 में संपूर्ण राजस्थान की, वो वर्तमान में बाड़मेर की है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है। 32.55% दशकीय जो वृद्धि दर है वो बाड़मेर में है। और सबसे कम जो है वो है आपके गंगानगर। जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध है वो लिटरेसी रेट से भी माना जा सकता है। जो क्षेत्र संपन्न होगा, आर्थिक विकास जहाँ पे ज़्यादा होगा और जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और यहाँ गंगानगर में मात्र 10.06%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है बाड़मेर में और सबसे कम जो वृद्धि दर है वो है आपके गंगानगर में। अगर मान लो वर्तमान जो वृद्धि दर की अपन बात करें भारत में, तो वर्तमान वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर 17.64%। अगर भारत की जनसंख्या इस दर से बढ़ती जाती है तो वर्तमान में पहले स्थान पे पूरे विश्व में कौन सा देश है? चीन। पहले स्थान पे है चीन। और भारत की जनसंख्या इस स्पीड से अगर बढ़ेगी, इस वृद्धि दर से अगर बढ़ेगी, तो 2045 तक भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश बन जाएगा पूरे विश्व में, अगर इसी स्पीड से जनसंख्या बढ़ती है। क्योंकि यहाँ प्रति वर्ष लगभग 122 लाख व्यक्ति जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। ठीक है, 122 लाख व्यक्ति हैं वो प्लस हो जाते हैं एक वर्ष में। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें
तो ये जो स्पीड है उस स्पीड को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसी स्पीड से जनसंख्या बढ़ती गई तो धीरे धीरे संसाधनों पे दबाव बढ़ेगा, संसाधन जो है वो कम पड़ते जाएंगे और जनसंख्या जो है वो यहाँ की ज़्यादा हो जाएगी और पूरे विश्व में पहला स्थान, क्योंकि चीन की जो स्पीड है, दर है जनसंख्या वृद्धि की, उसकी और इन दोनों को अगर पैरेलल अपन चलाएं तो 45 में ये जो है भारत की इसी स्पीड से बढ़ रही है, तो उसके कारण से भारत प्रथम स्थान पे आ जाएगा। अब अपन बात करें कि जनसंख्या और जो संसाधन होते हैं उनके बीच में जो है एक अनुपात है वो होना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। अगर मान लो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और संसाधन ज़्यादा है और जनसंख्या वहाँ की कम है तो भी विकास नहीं होगा, क्योंकि उन संसाधनों को काम में लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या भी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों फैक्टर जो हैं वो इसमें काम करते हैं कि संसाधन जो हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए और जनसंख्या है वो भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसको अपन बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। जैसे मान लो अपन बात करें ब्राज़ील या अफ्रीकन देश हैं या दक्षिणी अमेरिकन देश हैं, वहाँ प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन उन प्राकृतिक संसाधनों को काम में लेने के लिए वहाँ पे मानव संसाधन, और मानव संसाधन का मतलब हो गया कि मानव संसाधन के पास में वहाँ पे टेक्नोलॉजी, उनकी बुद्धि का जो स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है और पूंजी उनके पास में इतनी नहीं है कि उन प्राकृतिक संसाधनों को वो काम में लें। इसलिए जितने भी संसाधन होते हैं उनको कच्चे रूप में खनन क्रिया करके और उनको कच्चे रूप में ही दूसरे देशों को बेच दिया जाता है। अब वो कच्चा माल होगा, उसकी जो है उससे आय होगी कम, और उसी से अगर मान लो तैयार करके और कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो उससे जो है आय होगी ज़्यादा, लेकिन वो प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकते क्योंकि उनके पास में संसाधन तो है, लेकिन उन संसाधनों को परिष्करण करके और उनसे प्रोडक्ट बनाने में वो समर्थ नहीं है। इसलिए जनसंख्या जो है उसमें वास्तविक जो संपत्ति होती है वो संपत्ति क्या होती है, जनसंख्या की बुद्धि का स्तर, उसके पास में उपलब्ध टेक्नोलॉजी तकनीकी ज्ञान है वो कितना है, और आर्थिक दृष्टि से भी वो क्षेत्र सुदृढ़ होना चाहिए। यानी संसाधनों को काम में लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी जो है वो वहाँ पे होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के जो घटक हैं उसमें 3 घटक जिसके अपन ने बात की, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो जन्म दर जो है वो किसे कहते हैं कि प्रति 100 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, यानी 100 व्यक्तियों पर एक वर्ष में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, जन्म दर। प्रति 100 व्यक्ति हैं इसलिए जन्म दर किस में आएगी, हमेशा प्रतिशत मात्रा में। ठीक है, तो प्रति 100 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, ये होगा जनसंख्या का वैश्विक विश्लेषण, क्योंकि विश्व स्तर पे जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, प्रतिशत मात्रा में। भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो ये आंकड़े प्रकाशित किसके संदर्भ में होते हैं, 1000 के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत और विश्व के जो आंकड़े हैं उनमें अंतर अपने को मिलेगा। विश्व के आंकड़े हैं वो प्रतिशत मात्रा में 100 के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1000 के संदर्भ में। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है, वो हो जाएगा भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पे जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है उसको अपन क्या कहेंगे, जन्म दर। ठीक है, और प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या उसको अपन क्या कहेंगे, मृत्यु दर। ठीक है, तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में जितना अंतर होगा वो क्या हो जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि, उसको अपन कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि। तीसरा जो फैक्टर है वो होता है इसमें प्रवास। प्रवास अगर मान लो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं तो वो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आके बस जाएंगे स्थायी रूप से, तो प्रवास जो है इसका मतलब हो गया कि जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको जोड़ दिया जाता है जन्म दर में। जो व्यक्ति यहाँ से जा रहे, प्रवास 2 रूप में होता है। ठीक है, प्रवास जो है वो एक तो होता है आप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। ठीक है, तो अगर मान लो उत्प्रवास हो रहा है तो लोग बाहर जा रहे हैं, आप्रवास हो रहा है तो लोग आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं उनको जन्म दर में जोड़ दिया जाएगा, जो जा रहे हैं
तो उनमें कमी हो रही है तो उसको मृत्यु दर में जोड़ दिया जाता है। तो प्रवास का जो प्रभाव है वो इसमें और अपन जोड़ देते हैं, उसको अपन कहेंगे क्या, जो है वास्तविक वृद्धि। वो होती है किसी भी क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि जो है वो होती है इसमें, ठीक है। अब जैसे मान लो अपन बात करें कि जन्म दर और मृत्यु दर का विश्लेषण करें अपन, तो ऐसे क्षेत्र जिनमें जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है, जैसे मान लो अपन बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में, तो 1981 तक जनसंख्या स्पीड से बढ़ी है, जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा रही है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ जन्म दर ज़्यादा थी, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा, इसका मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर ज़्यादा होना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अंतर होगा जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में, जनसंख्या उतनी ही तेज़ गति से बढ़ेगी। तो 1981 तक का जो समय है उस समय जन्म दर बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर कम, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो था ज़्यादा। 1981 के बाद के समय की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या हुआ, जन्म दर जो है, मृत्यु दर तो कम हो गई, जन्म दर में भी कमी आना शुरू हो गई। देखिए अपन जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको रोकने के जो उपाय करते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहला काम चिकित्सा सुविधा, जैसे मान लो जैसे जैसे विकास होगा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से मृत्यु दर में कमी आती है, लेकिन जन्म दर जो है वो उतनी रहेगी। तो एक बार क्या होगा, जनसंख्या काफ़ी स्पीड से बढ़ती है, और वो जो समय है वो भारत के संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में देखें तो वो समय कौन सा रहा है, 1951 से लेके 1981 तक का समय। इस समय जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा रही। उसके बाद में अपन ने क्या किया, जन्म दर पे धीरे धीरे कंट्रोल हुआ, जन्म दर जो है वो कम हुई। तो जन्म दर कम होने के कारण से जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जितना कम होगा, जनसंख्या वृद्धि दर भी उतनी ही कम होगी, ठीक है। यानी जन्म दर कम, मृत्यु दर कम, जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर, इनकी जो रेट है वो वृद्धि को सीधे तौर पे कंट्रोल करती है कि इनकी दर है वो कितनी होगी। तीसरा जो प्रभाव है वो हो गया आपके प्रवास का। प्रवास का सीधा मतलब होता है लोगों का गमनागमन, यानी लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, स्थायी रूप से बस जाते हैं, या दूसरे स्थान से आके किसी क्षेत्र में स्थायी रूप से बस जाते हैं, उसको अपन कहते हैं प्रवास। दो रूपों में होता है, एक तो आप्रवास, बाहर से लोग अपने यहाँ पे आके बस गए आप्रवास, और यहाँ से लोग दूसरी जगह अन्यत्र जाके बस गए, उसको अपन कहते हैं उत्प्रवास। तो प्रवास जो है वो दो रूपों में होगा, उत्प्रवास और आप्रवास। फिर जैसे प्रवास के प्रकारों की अपन बात करें तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय और एक होता है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवासन, ठीक है। ये दो मुख्य प्रवासन के, जैसे मान लो अंतर महाद्वीपीय भी हो गया, ठीक है, इंटरस्टेट भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार है। तो मूल रूप से दो प्रकार अपन देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय, जिनका जनसंख्या के स्वरूप पे प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन होगा, यानी एक देश से लोग दूसरे देश में चले जाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या का जो आकार या वितरण है वो प्रभावित होगा, क्योंकि वहाँ से लोग जो हैं वो दूसरे राष्ट्र में चले जाएंगे, या फिर दूसरे क्षेत्रों से लोग उस देश में आके बस जाएंगे, ठीक है। तो उसका आकार या जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रभावित होता है। अंतर्देशीय जो प्रवासन होगा उसमें जनसंख्या का आकार प्रभावित नहीं होगा, केवल जनसंख्या का वितरण है वो प्रभावित होगा। जैसे मान लो भारत का कोई राज्य है, राजस्थान से लोग गए महाराष्ट्र में जाके बस गए, ठीक है, तो वितरण प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र में जनसंख्या का बसाव ज़्यादा हो गया, राजस्थान में जनसंख्या का बसाव कम हो गया, ठीक है। तो वितरण तो प्रभावित हो गया, लेकिन आकार जो है भारत से बाहर तो गए नहीं, इसलिए आकार जनसंख्या का वही रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन है उससे आकार और वितरण दोनों प्रभावित होते हैं, जबकि अंतर्देशीय जो प्रवासन होगा उससे जो है जनसंख्या का आकार प्रभावित नहीं होता है।
इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें कि जो अंतर्देशीय प्रवासन या आंतरिक प्रवासन, उसमें ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी गांव से गांव की ओर लोग जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रवासित होते हैं। और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी होती है? महिलाओं की। महिलाएं जो हैं उनका प्रवासन गांव से गांव की ओर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि विवाह के बाद में महिलाएं जो हैं वो अपने गांव को छोड़ के अन्यत्र दूसरे गांव में चली जाएंगी। तो इसमें अंतर्देशीय जो प्रवासन या आंतरिक प्रवासन जिसको कहते हैं, उसमें ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन सबसे ज़्यादा होता है। और ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवासन है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो किसकी होती है? महिलाओं की होती है। और उसमें मूल जो कारण है वो क्या होगा? विवाहोपरांत महिलाओं द्वारा अन्यत्र दूसरे जो गांवों में चले जाना। दूसरा जो प्रवासन है वो होता है ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण से नगरीय प्रवासन। ग्रामीण से जो नगरीय प्रवासन है उसमें बहुत बड़ा भाग जो है वो युवा वर्ग का, और उसमें भी मुख्य रूप से पुरुष जनसंख्या या युवा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रवासित होती है। और इसके अंतर्गत जैसे मान लो नगरीय क्षेत्रों में रोज़गार के बढ़िया अवसर होते हैं, वहाँ पे नगरीय आकर्षण होता है, बेरोजगारी कम होती है, उच्च शिक्षा वहाँ पे प्राप्त होती है, इसलिए और जीवन स्तर जो है वो उच्च होता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या को आकर्षित करती हैं। और उसमें भी सबसे मूल जो कारण है और युवा वर्ग को आकर्षित करने का कारण है, नगरीय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर हैं वो होते हैं, जिसके कारण से गांव से लोग जो हैं वो नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करते हैं। इसमें अगर अपन देखें तो ये जो प्रवासन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा जो जनसंख्या है और उसमें भी मूल रूप से पुरुष जनसंख्या वो नगरीय क्षेत्रों में पलायन कर जाती है, जिसके कारण से लिंगानुपात है वो भी डिस्टर्ब होता है इसमें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और नगरीय क्षेत्रों में पुरुष जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो लिंगानुपात है वो भी इसके द्वारा डिस्टर्ब होता है।